बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब से कुछ देर पहले आप मुलाहिज़ा कर रहे थे जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, जो कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मलेशियन वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट की भरपूर तारीफ भी की है। तो जनाब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपका हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं। वीकेंड उम्मीद है आपका अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। और अभी भी मौसम तो अच्छा ही है। लाहौर की अगर हम बात करें तो जनाब बारिश का सिलसिला जारी है। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ माहम जाहिद। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मौसम की बात हो रही थी तो मौसम तो बहुत इंजॉय किया है। 2 दिन ऐसी कोई बारिश हुई है कि दरख्त उखड़ कर सड़कों पर मौजूद थे। तूफानी बारिश थी। और अभी भी जब मैं ऑफिस आ रही थी, घर से ऑफिस आ रही थी तो देख रही थी कि इतना प्यारा मौसम था, बूंदाबांदी हो रही थी। तो लाहौरी तो हैं जो आज मौसम एंजॉय करेंगे। पकौड़ा समोसा वाला मौसम है। प्रोग्राम से जाने के बाद मैं जी मौसम एंजॉय करूंगी तो यकीनन आप लोग भी एंजॉय करेंगे और मुल्क भर में नाज़रीन। लेकिन हम बिल्कुल आप एंजॉय करें, लेकिन बड़े खौफनाक मनाजिर भी थे। बारिश कम थी लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था। सड़कों पे दरख्त जो हैं वो गिरे हुए थे और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इंतजामिया उन्हें हटा भी नहीं सकी थी बारिश गुजरने के बावजूद भी। और कल की रात तक भी, यानी परसों रात भी बारिश हुई, कल की रात तक भी सड़कों पर जो वो दरख्त गिरे हुए थे वो वैसे के वैसे ही सजदा रेस थे और कोई उन्हें हटाने की तौफीक ही नहीं कर रहा था, ज़हमत पे नहीं कर रहा था, जो कि किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकते थे। और मैंने वहाँ पे विटनेस भी किया कि अचानक जो है वो वहाँ पे गाड़ियों की कतार थी जिसकी ब्रेक लगी और बड़ी मुश्किल जो है उनको रोकना पड़ा वहाँ। सही, ये तो ज़ाहिर ने चले मसला बता दिया कि खुशगवार मौसम के साथ साथ तबाहियाँ कितनी आती हैं और उसके लिए अलर्ट जारी किया तो जाता है। इंतज़ामिया को भी मुतहरिक होना चाहिए और इस तरह के इंतजाम बर वक्त करने चाहिए। खैर, हम बारिशों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जी इस वक्त जारी है। उधर कालाम और मालम जब्बा में हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। दर्जा हरारत में कमी आई है, खुनकी बढ़ रही है और बाकायदा हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर सर्दी का एहसास जो है वो महसूस होना शुरू हो चुका है। और आगे चल के जी मौसम के बारे में क्या सूरत हाल होगी वो भी इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करें। साथ ही प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बात होगी और आगाही कितनी ज़रूरी है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ हम सितारों और सियारों की बात भी करेंगे कि इस हफ्ते सितारे क्या कहते हैं और टैरो कार्ड्स आने वाले हफ्ते की क्या मंजरकशी कर रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम में आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। 2 साल बाद अब गजा में अमन की उम्मीद जाग उठी है। आज हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकलता है, इसी तमाम सूरत हाल पर हम 2 टोक तज्जिया भी करेंगे और इसके साथ साथ सेहत पर भी बात करेंगे जी कि कान का दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और कान के दर्द के लिए हर्बल इलाज क्या है, इस पर माहिर तिब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जान। और साथ ही साथ प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तानी माहौलियाती फिल्म मोकलानी के हवाले से, जिसने तारीख रकम कर दी है और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम भी खूब रोशन किया है। इस फिल्म को ये एजाज़ कैसे मिला और ये फिल्म किस मौजू पर बनाई गई है, इसके हिदायतकार हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में सोशल मीडिया की भी बात होगी। दुनिया भर में हर लम्हा नए ट्रेंड सामने आ रहे होते हैं और ऐसे में कौन सी खबर टॉप ट्रेंडिंग है और किस मौजू को सारिफीन की जानिब से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इस पर भी खुसूसी बात होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से कि मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो हम बताइए जी। बिल्कुल, चलते हैं और जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मशहूर सियाहती मकाम खुंजराब, मालम जब्बा और कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और बात करें अगर स्कर्दू की, तो स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि यहाँ बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है और ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो है 10 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक
आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। और अब आजाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहां अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 14 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काली घटाओं का राज है। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। और बात करें सवात की, जिसे जी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 10 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर जी हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में गहरे बादल छाए रहेंगे। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और हम 2 दिन से देख रहे हैं कि बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है और तेज बारिश भी हुई है। और ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 24 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद की बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 21 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात करते हैं जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी पेशगोई की है। और नाज़रीन, रकबे के लिहाज से अब सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ नजर डालते हैं तो बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि अक्सर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। और हमेशा की तरह जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो 38 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो ये था नाज़रीन मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन अक्टूबर के महीने की बात करें तो ये महीना ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना है और इस महीने का मकसद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई अलामात, इसकी तशख़ीस और इलाज के बारे में आगाही फैलाना है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह बरवक्त तशख़ीस से एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है और क्यों सेल्फ एग्जामिनेशन हर औरत की सेहत का लाजमी हिस्सा बनना चाहिए। याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए और इसके लिए हम सबको मिलकर आगाही फैलानी होगी। इस मरज़ की अलामात, बचाव और इलाज के बारे में तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब। उमर साहब, सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर आगाही का महीना क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद, अहमियत क्या है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके अलावा जो दूसरी अलार्मिंग बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है, यानी ब्रेस्ट कैंसर होने की, वो 55 साल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में जो है वो हो रहा है। अच्छा, फिर एक और एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जितने कैंसर डायग्नोज होते हैं उसमें 50% जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। अब एक ये तो है इसकी सिचुएशन, और यही वजह है कि इसकी वजह से
अक्टूबर मतलब एक तो सारा साल ही हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करते हैं, लेकिन अक्टूबर में ख़ास तौर पे मैसिव लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाती है। अच्छा, और क्योंकि इसकी अवेयरनेस मतलब और भी कैंसर है, वाई ब्रेस्ट कैंसर, वो इसलिए कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा। जैसे अगर अर्ली डायग्नोज करने की बात करें तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी सिंपल कि एक खातून ने महीने में कोई एक दिन फिक्स करना है और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना। उससे ये होगा कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज होगी, जो चेंज ख़ास तौर पे देखनी है वो ये कि छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी अगर बन जाए, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो गिल्टी में दर्द हो। सब सेल्फ एग्जामिनेशन पर तो हम आएंगे, उससे पहले अलामात क्या होती हैं उस पर भी रोशनी डालने के क्या तब्दीलियां होती हैं जो ख़वातीन को अपने जिस्म में ध्यान देना चाहिए कि उन तब्दीलियों पे गौर करें। जी, अगर छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी बने, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो गिल्टी जो है उसमें पेन हो, ये क्योंकि जनरली ये पेनलेस गिल्टी जो है ये होती है। और इसके अलावा अगर छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस या डिम्पलिंग हो जाए या छाती से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो, तो ये मेजर अलामात हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और इनको अगर मतलब गिल्टी ख़ास तौर पे जो है उसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, उसको ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर अर्ली डिटेक्शन के लिए बात करें तो सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्टेप है। फिर उसके बाद ये है कि 30 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं वो हर साल अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, यानी डॉक्टर से मुआयना कराएं। और 40 साल से जो ऊपर की ख़वातीन हैं वो हर 2 साल के बाद अपना मेमोग्राम कराएं, जो कि छाती का एक एक्सरे जो है ये होता है। तो अगर ये 3 स्टेप रूटीन में प्रैक्टिस किए जाएँ तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अर्ली डायग्नोज किया जाए तो 95% जो है सर्वाइवल रेट है। अच्छा उमर आफ्ताब साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मतलब 35 साल, वैसे दुनिया में 55 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में होता है, तो इतनी अर्ली एज में ये ब्रेस्ट कैंसर होना पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन में, और इतनी बड़ी तादाद में, आपने कहा 50% केसेस तो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, तो सर इसकी रीज़न क्या है आपके नज़दीक? देखिए, इसमें मतलब ये मानना है कि हमारी जो खुराक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बल्कि अभी तो स्टडी ये बता रही है कि 40% जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो कम हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। क्योंकि हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा चले गए हैं, हम प्रोसेस्ड फूड पे बहुत ज़्यादा चले गए हैं, हम बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स पे चले गए हैं। तो वो जो बहुत सारी ऐसी खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, फिर ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा स्लीपिंग साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमें अब हमने अगर देखें तो पिछले चंद सालों में ये जो तरक्की है इसमें हमने अपनी सारी चीज़ें जो बहुत आर्टिफिशियल तरफ चले गए। तो अभी जो हम, क्योंकि ख़ास तौर पे जो यंगर एज ग्रुप में जो हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं उसमें कोई नॉन रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या जो और नॉन रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उसमें बल्कि अभी तो जो जापानीज़ हैं वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उससे बल्कि बहुत सारी बीमारियां और कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट करें। तो खुराक जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुराक की बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है, एक तो होता है ये इंटरनली, जैसे आपने कहा कोई गिल्टी निकल आए, कोई इस तरह से हो जाए, या एक्सटर्नली कभी ऐसा हो जाता है कोई दबाव हो जाए या जख्म लग जाए, तो भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं? देखें, कैंसर है क्या? कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी स्टेज पे जो ब्लड सेल बनने ज़्यादा हो जाए और ख़त्म होने कम हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो ट्यूमर जो है वो बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है। ख़वातीन में वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये इंटरनल से है, ये कोई एक्सटर्नल रीजन से नहीं ब्रेस्ट कैंसर होता। अच्छा, इसमें ये है कि औरतें अगर तब्दीली महसूस करें तो पहला स्टेप क्या है? मतलब फौरन से डॉक्टर के पास जाएं और इलाज? जी बिल्कुल, मतलब आप किसी भी फीमेल डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, और अगर आप और ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हैं तो आप गिल्टी के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करा लें। उससे ये है कि आपको फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि खुदा ना खास्ता कैंसरस गिल्टी है
और फिर आगे इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। अच्छा, अगर जल्दी उमर साहब डायग्नोज हो जाता है तो वो इसकी तशखीस के बाद तरीका इलाज फिर किस तरह से होता है? मतलब अद्वियात दी जाती हैं या फिर सर्जरी की तरफ जाया जाता है? क्या किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, अगर तो ये साबित हो जाए कि कैंसर है और अगर अर्ली स्टेज पे है, फिर तो शायद एक सर्जरी जो है उससे जो है वो जान बचाई जा सकती है। ठीक बट है। लेकिन ये कि जो वो लेट होता है वो फिर ये है कि उसके साथ कीमो भी मतलब अगर थर्ड स्टेज पे कोई डायग्नोज होता है तो फिर उसमें कीमो भी देनी पड़ती है। अगर वो और ज़्यादा फैल गया हो तो फिर शुआएं लगानी पड़ती हैं, यानी रेडिएशन जो है वो देनी पड़ती है। तो वो जो लेट होता जाता है तो ही वो तकलीफ दे भी होता जाता है, वो एक्सपेंसिव भी होता जाता है। इसीलिए कि बार बार इस मैसेज को हर अक्टूबर में और अदरवाइज़ भी बात करने का मकसद ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसको सिम्टम भी पता लग जाता है, क्योंकि देखिए बाकी जो कैंसर है ना वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, हाँ, नहीं पता चल पाता, पता नहीं लग जाता। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक ऐसी मतलब इसकी सिम्टम एक्सटर्नल होते हैं, तो अगर वो पता लग जाए मतलब देखें जो आपके थ्रू भी ये बात करने का बार बार मकसद ये है मीडिया पे बात करने का कि देखें ये एक बीमारी है, हमें इसको बीमारी के तौर पे लेना है। और ये जो हम इसके साथ टैबू एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि ख़वातीन पहले तो वो उसको अपने घर में नहीं बताती, फिर वो घर वाले भी एट टाइम्स हम देखते हैं कि वो इलाज पे नहीं लेके जाते। तो ये नहीं इसमें छुपा, देखिए मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी मर्द को औरत को कोई बीमारी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर भी एक बीमारी है। और लेकिन ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है तशखीस हो जाती है एग्जैक्टली कि जिसको अगर जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खुराक की बात कर रहे थे, तो ऐसी क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है? ऐसी क्या खुराक खाने की ज़रूरत है जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ख़वातीन स्पेशली? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ें हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, ऐसी कोई भी खुराक चाहे वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि चाहे वो चिकन मीट है, चाहे वो अब गोट मीट है, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, दूध ज़्यादा लेने के लिए वो स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें, अच्छा एक जो पॉजिटिव चीज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है पेफ्टा के नाम से, जो कि फूड और ड्रग्स और जो है उस पर अब रिसर्च कर रहा है और ये देखने के लिए कि खुराक जो है वो कौन सी खुराक है जो हमें हमारी हेल्थ को असरअंदाज कर रही है और उसको उसके ऊपर फिर जो है आगे उस पर एक्शन जो है वो बिल्कुल। इस पर सर चेक एंड बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। और आपने कहा कि मेन रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है। और देखें हम देख रहे होते हैं कि एड्स के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर भी बड़ा ना इस चीज़ को इनकरेज किया जा रहा होता है। एक वर्किंग वुमन है, वो जल्दी में जा रही है तो जनाब को बनी बनाई चीज़ जो है वो पकड़, किस तरह से सराहियत की गई है ना ये चीज़ें हमारे अंदर। तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है और हमें अपनी डाइट का, लाइफस्टाइल का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया उमर साहब आपके वक्त। जैसे कि उज़ैर आपने एड्स की हैं, इस तरह की बात की, कमर्शियल, ये चीज़ की भी आगाही बहुत ज़्यादा हो रही है अब तो माशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि हर जगह ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस भी बहुत हो रही है और हमारे प्रोग्राम में इस टॉपिक को शामिल करने का मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आए कि ये बर वक्त तशखीस हो सकती है इसकी और बर वक्त इलाज भी मुमकिन है। तो अपने आप को अपना ख्याल रखें, ध्यान दें और अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो डॉक्टर के पास जाएं। और उमर आफ्ताब साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आज से नहीं मतलब बड़े अरसे से वो ये काम करते आ रहे हैं, ये अलम उन्होंने बुलंद किया हुआ है। और इस तरह और भी जो लोग हैं, जो माहिर हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गजा की, जहां 2 साल बाद अमन की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं वो मिस्र पर लगी हुई हैं, जहां गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, जिसमें इसराइली जेरकमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली फ़ौज के निकलने पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जराड कुशनर और खुसूसी इल्ची स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे और इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंचेगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए खलीलुल हय्या की क़यादत में हमास का वफ्द भी मिस्र पहुंच रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम यरगमालियों की रिहाई समेत मुआहदे के दीगर नकात पर बातचीत के लिए तैयार है, ताहम हमास को कुछ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अरब मीडिया ने हमास ज़राए से दावा किया है कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर भी रजामंद हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद को
बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि सालिस आज मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने हमास के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने इस पेशरफ्त को पायदार अमन की तरफ एक अहम मौका करार दिया और जोर दिया है कि जामे मुज़ाकरात फ़ौरन शुरू किए जाएं ताकि अमन के तमाम पहलुओं पर इत्तेफाक हो सके। उधर इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुनों का काफिला तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गया। रिहाई पाने वाले अफराद ने इसराइली फौज के गैर इंसानी सलूक पर लर्जा खेज इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना करके तलाशी ली गई और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि कुछ को जानवरों के पिंजरों में रखा गया, पानी और अद्वियात से महरूम रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि उनके बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा। जी बिल्कुल नाजरीन, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तल आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, तकरीबन 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि गजा में अमन की उम्मीद जाग उठी है। आज हमास और इसराइल के दरमियान मिस्र में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। गजा में जंग बंदी से मुतालिक क्या इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इम्कानात और उम्मीद अल्लाह ताला से बंदा रखता है कि गजा के मुसलमानों के ऊपर जो ये आफत इसराइल ने ढाई हुई है वो टल जाए, किसी तरह से वहाँ पे सीज फायर हो और पायदार हो। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे खतरा तो रहेगा। मुझे क्यों रहेगा? सारी दुनिया को ही है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कोई एतबार नहीं है, जिस तरह मोदी का कोई एतबार नहीं है। ये दोनों अपने ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए दुनिया को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप देख लें, नेतन्याहू ने जिस तरह दोहा पे हमला किया कि एक तरफ अमेरिका से कह के वो हमास के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए और वहीं पे हमला कर दिया। फिर जो सिचुएशन बनी और ये मुआहदे की सूरत में 20 नुकात सामने आए हैं और सदर ट्रंप और अमीर कतर को UNGA की साइड लाइन पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे भी शामिल हुए, शहबाज शरीफ, और गुफ्तगू हुई सारी। और अब लेके ये हतमी मरहले पे आए हैं, तो अभी भी लोगों के अंदर एहतमाल मौजूद है कि बेशक सदर के ट्रंप के दामाद भी आ रहे हैं वहाँ पे, स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमास के लीडरों के ऊपर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि इसराइल की हटदर्मी बहुत आगे गई हुई है। बिल्कुल, इनकी हद जो है वो अपनी बरकरार है और ये भी इम्कान जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख में जब हमास की लीडरशिप खलील उल हय्या, जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो इस्माइल हनिया हो जाएं या फिर उनके बाद आने वाले जो याह्या सिनवार हैं, उनके बाद जनाब सबसे अहम शख्सियत हैं हमास की, और जब वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने वफ्द के साथ, तो इम्कान मौजूद है कि इसराइल कोई इस तरह की हमाकत दोबारा से कर सकता है, कोई उन पर हमला कर सकता है। तो जनाब ये सारे मामला जो है ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी जानिब अब देखना ये कि सालिस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दोहा में तो कोई हमें इस तरह का मामला नज़र नहीं आया था और ना ही इस तरह का जो रोल था वो प्ले किया गया था। आमिर इलियास राना साहब से मजीद जान लेते हैं। आमिर साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में गजा में जंग बंदी मुमकिन हो पाएगी और ये मामला अमन और मसला फ़लस्तीन की हल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब बहुत वक्त गुजर चुका? क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है जी। जब पाकिस्तान, दुनिया सारी ये लगी हुई है और सदर ट्रंप जहां इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, वहां वो अमन के दाई भी बने हुए हैं, तो एक रास्ता निकालने की कोशिश है। क्योंकि जो देखे ना, जहां मिस्र में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उर्दन साथ है, ये ना फ़लस्तीनियों को आने देते हैं ना खुराक देते हैं। ये मुज़ाकरात कार में अब एक सालिसी वाली जगह पे बैठ गए आके, तो अल्लाह करे हम यही कह सकते हैं कि इनके दिलों में रहम पैदा हो कि अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ और नहीं कर सकते, तो इसके लिए पायदार अमन की ज़मानत ही बन जाए। क्योंकि सदर ट्रंप ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे जो बात कही है कि जी जो मुसलमान ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई कि जी आप जो यहाँ अहद करके जाएंगे उसे निभाएंगे, तो वहाँ पे सब ने ये कहा था कि फिर इसराइल के ज़मानतकार आप होंगे, सदर ट्रंप से कहा था। अब देखना यही होगा कि ये मुगवी ट्रांसफर हो जाए, अमन कायम हो और वो पायदार अमन के लिए जो 20 नुकाती प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हमास ने कुछ तब्दीलियां, जो कि ठीक बात है कि ऐसे लोगों के हवाले किया जाए जो
दोनों तरफ ठीक काम कर सके, क्योंकि जो बरतानवी साबिक वजीर आज़म है टोनी ब्लेयर, वो तो खास तौर पे जिनका नाम आया था वो तो इसराइल नवाज है। वो कैसे हम कोई इस तरह का होना चाहिए कि बैन हो, रास्ता बने और एक पुरअमन फिजा भी बने और फिर आगे चल के पुरअमन हल निकलना चाहिए। आमिर साहब, जो दो रियासती हल की बात हो रही है दावा कर रहा है कि इसराइल ने गजा में हमले रोक दिए हैं, मगर हमने देखा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में से हुनी फौज ने 66 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अमेरिका और इसराइल कितने काबिल एतबार हैं, क्योंकि एक तरफ से वो कह रहे हैं और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि शहादतें भी हो रही हैं। अच्छा, ये वो जज्बाती फिजा है जिसमें ये सवाल आप कर रही हैं। जी जी। लेकिन देखें कि गुफ्तगू के अलावा रास्ता क्या है। क्या वहां पे जो पड़ोसी ममालिक है, मुसलमान ममालिक, उन्होंने कोई घेराव कर लिया इसराइल का? क्या उन्होंने प्रेशर बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया, वो सारे खामोश हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान से जाके शहबाज शरीफ और दवान तुर्की से जाके बाकी लोग मिल के सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, ये सारे बातचीत ही तो कर रहे हैं, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह मजलूम फलस्तीनियों पे बमबारी का सिलसिला बंद हो, उन पे जिंदगी जो तंग कर दी गई है। वो तो अपने जज्बे शहादत के साथ मौजूद है, लेकिन ये बनता तो उम्मत मुस्लिमा का ही फर्ज है ना। लेकिन यहाँ हम लोग सारे जज्बाती गपशप, नहीं जी वो इसराइल नहीं मानेगा, मैंने भी आपसे कहा है कि एहतमाल मौजूद है कि वो गड़बड़ करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि अमन के रास्ते के लिए कोई बातचीत को अपनाया जाए। सिर्फ कुट्टी कर देने से तो मसला हल नहीं हो सकता ना। तो यही हल है जो इस वक्त निकालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो गजा के लिए पायदार अमन की जमानत क्या हो सकती है? क्या मतलब हमास और इसराइल के दरमियान कोई एतमाद बहाल हो सकता है, या ये सिर्फ फिर इसे आर्जी मुफाहमत समझा जाए? नहीं, देखें, जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं ना, वो तो हमास को गैर मुसल्लह करने का कह रहे हैं ना। तो उसका किरदार बतौर जमात होगा नहीं होगा, ये मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा। ठीक है कि वो किस के तहत होंगे, जो फलस्तीनी अथॉरिटी है वो कहाँ होगी, ये आगे चलने के मराहिल हैं कि कैसे होगा। लेकिन पहला मरहला सीज फायर का है कि गजा में अमन आए, लोगों की जिंदगी बहाल हो। फिर दूसरी तरफ जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर उस कमर्शियल पट्टी पे है, जो सदर ट्रंप ने बड़ी ओपनली बात कही, और सदर के जो दामाद वहां गए हुए हैं तो वो भी तो बिजनेस के लिए गए हुए हैं ना। ये लोग सारे समझते हैं कि ये एक बड़ा कमर्शियल हब बन सकता है। उसमें फिलिस्तीनियों का क्या होगा, वहां अहले गजा के लिए क्या होगा, ये हमें इस बातचीत के नतीजे में निकलेगा कि कहाँ तक मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुसलमान मुल्कों ने कितना, जो पड़ोसी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जहाँ ये बिल्कुल मसला मौजूद है। पाकिस्तान तो यहाँ से मौजूद है ना कि कायदे आज़म ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को, हम उस बात को लेके चल रहे हैं। वजीर आज़म ने यूएनओ में भी बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि फ़लस्तीन की रियासत वो होनी चाहिए जो 1967 से कबल की मौजूद है। इस पे हकीकत कितनी बन सकती है, अरब ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे, बाकी दीगर मुसलमान ममालिक अपना पलड़ा किस तरह वजन डाल सकते हैं इस मामले में कि मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक को इस मौके पर क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि अमन की ये कोशिशें हतमी मरहले तक पहुंचे? नहीं, करना तो ये चाहिए था कि उर्दन और मिस्र ये काम ठीक कर सकते थे। वो तो इसराइल के कासा लेस बने हुए हैं। वहां पे तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं ना कि जहां आप कोई मुसलमान मुल्कों की हमीयत की बात करेंगे। सब खामोशी से 2 साल से पिटाई कर रहा है इसराइल एक हमास के हमले के बाद। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमास की प्लानिंग क्या थी। एक ईरान पीछे खड़ा था, उसकी अपनी लड़ाई हो गई, इसराइल ने उन पर भी हमला किया, उन्होंने उस पर ऊपर किया, तो दोनों अपनी अपनी में पड़ गए। लेकिन हमास ने जो अहले फलस्तीन पे किया, क्या आप उसे ये क्रेडिट देंगे कि 65,000 लोग शहीद हो गए बगैर किसी प्लानिंग के? इसके पीछे मतलब एक आप हमला करते हैं, प्लान करते हैं कि हम नतीजा क्या लेंगे। अल्लाह करे कि अमन निकल आए और लोगों की वहां पे जो जान मुश्किल में आई हुई है और बहुत थोड़े लोग बच गए हैं, उनके लिए कोई जिंदगी बन जाए, वहां पे जिंदगी के एक आसार बन जाए, कारोबार जिंदगी चल पड़े। यही कोशिश हो सकती है। मुसलमान ममालिक यही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ताकत नहीं है या हौसला नहीं है। ताकत हो और हौसला ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आमिर साहब, अमरीकी सदर के अमन मुआहदे की बात कर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि 3-4 मुआहदे हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने ट्रंप के अमन प्लान का तो खैर मकदम किया है, मगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि गजा प्लान वो नहीं है जो इस्लामी ममालिक ने तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म की जानिब से जो खैर मकदम है, ये करने में उजलत क्यों की गई, और ये जो अमन प्लान है इसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों पाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ने तो जो गुफ्तगू हुई वहाँ यूएन में मैं गया हुआ था, हमारी वहाँ पे भी बातचीत हुई। पहले जो प्लानिंग हुई वो भी मुझे पता है कि किस तरह सदर ट्रंप के साथ बात होनी है। फिर ये जो हुई, ये प्लान तो बनाया गया, उसमें 1-2 पॉइंट जो ऐसे जो इसराइल ने वन वे करके चेंज कराए, उस पर
डार साहब ने पब्लिकली अपना एक नुक्ता नजर पाकिस्तान का, कोई उनकी जात का नहीं था, और वो बात दुरुस्त थी। फिर आप दोबारा तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट भी कल इशू किया कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह होना चाहिए। पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ही बात कर सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें हमारी कुट्टी हो गई है, हमारी बात 2 पॉइंट निकाल दिए गए, हमने बात कर रहे नहीं। हमने अपना नुक्ता नजर सामने रख दिया कि एक्चुअल क्या हुआ था, चेंज क्या हुआ है। अब अमरीकी सदर अगर नहीं मानते तो क्या बाकी दीगर मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि हम बातचीत से आउट हो रहे हैं, हमें कोई हल नहीं चाहिए? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर हमारे यहाँ तो चूंकि सियासत बहुत चलती है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके पाकिस्तान का जो असूली मौकफ था उसका इयादा किया और बताया कि ये इशू क्या था, इससे अलावा कुछ नहीं है, मिलके चलना है। अब बाकी 7 ममालिक को छोड़ के अकेले तो नहीं चल सकते। अगर वो 7 ममालिक चलना चाहते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ ही जाएगा ना। जी। अच्छा आमिर साहब, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की अगर हम बात करें तो कारकुनों से इसराइल की जानिब हम देख रहे हैं कि गैर इंसानी रवैये देखने में आ रहे हैं। तो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानी भी इसराइल की हिरासत में है। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए हुकूमत कोई इकदाम कर रही है? देखें, जो पाकिस्तानी गए हुए हैं उनके लिए दायरा इसराइल के साथ हमारे तो बराह रास्त रवाबित नहीं है जी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने वाजे किया कि एक यूरोपीय मुल्क के जरिए इसके ऊपर कोशिश हो रही है। अब कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान उसी लिहाज से कोशिश करेगा, और क्योंकि हम इसराइल को फोन तो नहीं कर सकते कि हमारे बंदे छोड़ दो, क्यों, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं आपस में। तो जिन 2 ममालिक का आपस में ताल्लुक होगा उन्हीं के जरिए हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है। इसीलिए अमीर जमात इस्लामी के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ की टेलीफोनिक टॉक भी हुई। दोनों ने अपने अपना नुक्ता नज़र भी सामने रख दिया कि हम लगे हुए हैं। इसहाक डार भी वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़ाहिर कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तानियों को वहाँ से इसराइल से निकालना चाहिए। ये तो हमारा बतौर स्टेट एक फ़र्ज़ बनता है कि अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए काम करें। लेकिन इसराइल सुनता कितनी है ये अभी कुछ दिनों में ज़ाहिर है। ये जो अब मसालतकार बैठे हुए हैं यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए और उनको मजीद कैद में नहीं रखना चाहिए जब बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं हम अपने शहरियों के लिए, और इसके ऊपर और मजीद जोर भी लगाना चाहिए। बिल्कुल जोर लगाना चाहिए। डान साहब, इंडिया की बात कर लें तो उसने ताहाल तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ताहम हाली अरसे में उसके तालिबान हुकूमत के साथ राब्तों में तेजी आई है और 9 अक्टूबर से अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी जो है वो भी चल रही है। आप इस दौरे को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? ये 2 तरह से है। एक तो हम ये हो जाए कि ओहो यार हमारे साथ तो ताल्लुकात तालिबान के खराब हो गए और इंडिया के साथ ठीक हो गए। तो देखें, इंडिया एक अलग मुल्क है, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। हमें अपनी कोई राजवाड़ा नहीं समझना चाहिए अफगानिस्तान को। हमने बड़ा खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर ने बन्नू CMH में खड़े होके फील्ड मार्शल के साथ कहा था कि तालिबान TTP को चुन लें या पाकिस्तान को। अब उनका किसी मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है? अब हम गिनते चले जाएं कि सऊदी अरब के तो इंडिया के साथ भी रवाबित है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, अमारात की भी है। ये सब मुल्क अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अफगानिस्तान के लोग मॉस्को भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उन्हें NRC नहीं मिला था, वो मुत्तकी साहब का फिर रह गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम अपनी गुफ्तगू रखेंगे। हमें पता है कि हमारा दुश्मन चाहेगा, यानी इंडिया पहले भी उसने बहुत ज्यादा वहां पे कैंप बनाए थे पिछले रिजीम में और पाकिस्तान पे हमलों में बराह रास्त इन्वॉल्व था। अब एक बिलवास्ता तौर पे इन्वॉल्व है। वो चाह रहा है कि तालिबान के साथ उनकी अच्छी बन जाए और पाकिस्तान को तंग करे। जिस तरह ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भी ये बात हो रही थी कि उन्होंने पूरी की कि जी उधर से दहशतगर्द बलूचिस्तान और KP एक्सफाटा में वो हमले करेंगे, इधर इंडिया हमला करेगा। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वहां पे भी काबू पाया। जहां जहां से इनकी जो ग्रुप आते थे उनको मारा जाता था, ड्रोन हमलों से भी मारा गया, बराह रास्त निगरानी भी की गई, अफगानिस्तान में भी जाके मारा गया। तो इंडिया अपनी पहले भी बहुत कोशिश कर चुका है, इन्वेस्टमेंट की, अब भी करे। पाकिस्तान सब चीजों पे नजर रखे हुए है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तालिबान को समझ नहीं आ रही तो पाकिस्तान समझाने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान पुरअमन रहे। हम बड़ी वजाहत के साथ ये बात कर चुके हैं कि एक पायदार अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में है। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने तमाम दहशतगर्दों को पनाह देनी है जो पाकिस्तान में आके हमले करेंगे तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल प्लान कर चुका हुआ है, छोड़ेगा नहीं इस बात को, चाहे इंडिया इधर से आए या उधर से कोशिश करे। तो हमने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस दफा अगर जंग हुई तो जिस तरह इंडिया कह रहा है ना कि पाकिस्तान के दरमियान में हिट करेंगे, तो हमने कहा है हम तुम्हें पीछे से हिट करेंगे। तो आप बांग्लादेश साइड को बिल्कुल, और जो इनके इक्तिसादी हब
बड़े बड़े शहर हैं, वो सब हमारे भी निशान पे होंगे और हम इनको बिल्कुल किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान हर महाज पर तैयार है, चाहे अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का। और दूसरी जानिब देख रहे हैं कि जनाब बातचीत जो है वो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, होने जा रही है और अमेरिका के वहाँ पर नुमाइंदे भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ इसराइल भी पहुँच रहा है और हमास की जो लीडरशिप है वो भी आ रही है, हमास का वक्त भी आ रहा है। तो उम्मीद है कि कोई पुरअमन हल जो है वो निकल पाएगा इस बातचीत के नतीजे में। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गैब का इल्म तो सिर्फ उसी ज़ात के पास है, वही सब कुछ जानने वाला है, तकदीरों का मालिक है और वक्त का धारा बदलने की कुदरत रखता है। मगर हमेशा से इंसान की फितरत रही है कि वो आने वाले वक्त की झलक देखने का शौक रखता है, ये जानने की ख्वाहिश कि किस्मत कब मेहरबान हो जाए और ज़िंदगी का कौन सा मोड़ उसके मुकद्दर को बदल दे। इसी जुस्तजू ने इंसान को हमेशा से कुछ ऐसे कदीम और दिलचस्प उलूम की तरफ मुतवज्जे किया। जी बिल्कुल, जो वक्त के बहाव और तवानाइयों और इसके साथ साथ कायनाती इशारों को समझने का दावा करती हैं। और इन्हीं में से एक दिलचस्प इल्म जो है वो है टैरो कार्ड्स, जो ज़िंदगी के मुमकिना जो रास्ते हैं वो दिखाने में मददगार साबित होता है। और वीक का स्टार्ट है और यकीनन हम जानना चाहेंगे कि हमारा पूरा हफ्ता कैसा गुजरे। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी सितारों का हाल, के सितारे क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जी हम प्लान करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम जान लेते हैं कि हमारे सितारे क्या कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। जी सर, कहिएगा। आपका शुक्रिया। एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड से निकालते हैं। एरीज वालों की इस वीक में क्या होने जा रहा है, क्या मामलात रहेंगे। तो ये वीक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए और यहाँ पे आपके तमाम मामलात में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। बैलेंस करने की ज़बरदस्त कोशिश होगी। ये बैलेंस आपका खुशियाँ, काम, पैसा, एवरीथिंग होगा। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में बड़े सॉलिड फैसले, कामयाबी, पुराने कामों का होना। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ी सी उदासी, नेगेटिविटी, डिले। और एजुकेशन के मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। तलबा तालबात के ट्रैवलिंग आप अभी ना कीजिएगा और सेहत के मामलात आपके डिस्टर्ब नज़र आते हैं, इसलिए पानी के ऊपर सूरह फातिहा 2 मरतबा रोज़ाना पी लीजिएगा। सेहत के मामलात और मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि एतमाद कामयाबी की कुंजी है। टॉरस बुर्ज सौर इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है। तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बुर्ज सौर वाले थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं इस वीक में। माजी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और नेगेटिविटी और उदासी से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड ऑफ द वीक में आप बेहतर पोजीशन पर बैठ जाएंगे। अगर हम बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जज्बाती ना हुआ करें और डीलिंग में तहम्मुल के साथ पेश आएँ। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में परेशानी हो सकती है। बहस और लड़ाई झगड़ा आपके मामलात में प्रॉब्लम ला सकता है। एजुकेशन के मामलात में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्रैवल आप लोग 50-50 की एनर्जी के साथ और हेल्थ भी डिस्टर्ब है। तो आप सौर वालों को एहतियात करना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम इस पूरे वीक में रोज़ाना पढ़ना है। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है कुछ मुश्किल चीज़ें हैं जो कि इस वीक में निकलेंगी, इसलिए बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। जेमिनाई वाले क्या करें? जेमिनाई वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनाई वाले इस वीक में पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। आगाज़ ही बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। वाइट कलर का पहनना और वाइट कलर के लिक्विड्स, दूध का सदका करना, अंडे वगैरह का सदका देना बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा, क्योंकि आगाज़ भी बहुत अच्छा है और डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो बच्चों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन नज़र आती है। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है जी। आपके कैरियर में अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी बहुत अच्छी एनर्जी है। एजुकेशन के मामलात भी बड़े ज़बरदस्त हैं आप लोगों के। ट्रैवल आप लोग करते हुए नज़र आते हैं और हेल्थ के मामलात भी बेहतरीन है। या जल जलाल वाली कराम का वेर्द रोज़ाना 11 टाइम और मैसेज है आप लोगों को कि आपको अपने खौफ को ख़त्म करना है और बढ़ चढ़ कर काम करना है। कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसेरियन वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त आगाज़ है। यहाँ पे कुछ नया
और कुछ बढ़ के करेंगे। आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। कोई पार्टनरशिप लग सकती है करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग मौजूद है। एजुकेशन के मामला भी बड़े, यहाँ पे एजुकेशन के कार्ड की एनर्जी है, तालीम हिकमत की एनर्जी है। जॉब और बिजनेस, कोई नई ऑप्शंस आ रही है, उसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं। मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में कामयाबी, ये सन का कार्ड है। ट्रैवलिंग आप लोग ना करिएगा। एजुकेशन के मामला बेहतरीन है और हेल्थ डिस्टर्ब है, इसलिए आप लोग सूरह फलक 11 मरतबा पानी दम करके रोजाना पिए। और मैसेज मून एनर्जी, अपना ध्यान ठीक करें, विजन ठीक करें, होल्ड योर विजन। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? अच्छा जी, लियो वाले इस वीक में डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ एक डिसीजन आप लेंगे। आपने प्रेशर नहीं लेना। किस बात का प्रेशर ले रहे हैं आप इस बात में? अच्छा, कुछ रूहानी प्रेशर ना लें, किसी की बात का, कोई बात आपको पता चले तो उसका प्रेशर ना लें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, फैमिली को भी वक्त दें। अच्छी एनर्जी है। जॉब और बिजनेस, काम काफ़ी ज़्यादा है, सुस्ती नहीं दिखानी, कामों में ज़्यादा काम लगे रहना है। मोहब्बत में बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके फैमिली के मामलात, आपके बड़े आपके मोहब्बत के मामलात में आपका साथ देंगे। एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग की क्लैरिटी मिलेगी, कर सकते हैं। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन अच्छी एनर्जी रहेगी फिर भी। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 टाइम। और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मून एनर्जी का आपको मैसेज है। क्या बात है। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो विर्गो, देखें जी, ये वीक आप लोगों के लिए खबरों से मुतल्लिक़ है, इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक़ है, मीडिया से मुतल्लिक़ है, राब्तों से मुतल्लिक़ है, कनेक्शन से मुतल्लिक़ है, और बेहतर पोजीशन भी रहेगी। लेकिन किसी बात पे आप मायूस नज़र आते हैं। किस बात की मायूसी हो सकती है आपको? अच्छा जी, आपके घर के मामला से मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे आपके बड़ों की कोई सेहत, आपके वालिदैन की सेहत। जॉब और बिजनेस बेहतरीन है जनाब, अच्छी एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें तो डबल माइंडेड हैं आप, और यहाँ पे सोचना चाहिए। एजुकेशन बेहतरीन है। ट्रैवल आप कर रहे हैं। हेल्थ सही नहीं है। हेल्थ के लिए आप लोग को 2 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा आयतुल कुर्सी रोज़ाना पानी पे दम करके पी लेना चाहिए। और यहाँ पे मून एनर्जी मैसेज दे रही है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मनफियत को रद्द करने का वक्त है। एयर साइन लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है लिब्रा वालों के लिए? तो लिब्रा वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव एनर्जियों के साथ आएगा। आपके माली मामला से मुतल्लिका बड़ी अच्छी प्लानिंग होगी, और बेहतरीन प्लानिंग के साथ साथ आप अपने कामों में अल्लाह की मदद भी देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आउट ऑफ कंट्री, सिटी या कहीं से काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन, राब्ते, और ज़्यादा एनर्जी आप फील करेंगे अपने कामों में। मोहब्बत में बैलेंस है, कोई रिश्ता वगैरह हो सकता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। हेल्थ भी बेहतरीन है। और पढ़ने के लिए सलामन कॉलन में रब्बे रहीम 11 टाइम रोज़ाना, और आगे खुशहाली है। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? अच्छा, ये वीक आपकी ओवर थिंकिंग से मुतल्लिका है। ज़्यादा सोचने की बजाय ज़्यादा कामों पे तवज्जो दीजिए, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुस्सा कंट्रोल कीजिए, और जो लोग धोखा देते हैं आपके इर्द गिर्द, आपको चीट करते हैं, उनकी आपको इस वीक में पता चल जाएगा, खबर पता चल जाएगी। जॉब और बिजनेस, अपनी बातें अपने तक रखने से ही फायदा मिलेगा। मोहब्बत की बात करें तो धोखा खाने से बचें, एहतियात करिएगा। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप कर रहे हैं। हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है, वॉक कर रहे हैं। और आयत करीमा 100 टाइम रोज़ाना। और मैसेज मून एनर्जी, है फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक चेंज प्लान हो सकता है। इस वीक में बड़ा पॉजिटिव चेंज है, अच्छा चेंज है, कामयाबी है, पुराने काम हैं जो होंगे। एस ऑफ कप मौजूद है, इसलिए इस वीक में ज़्यादा कामयाबियाँ समेटेंगे। एंड ऑफ द वीक में टर्निंग पॉइंट जो कि आपके हक में बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, नेगेटिविटी रहेगी। एजुकेशन में ज़बरदस्त एनर्जी है। ट्रैवल आप कर रहे हैं। हेल्थ आपकी बेहतर है। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 टाइम। और जनाब, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मून एनर्जी मैसेज दे रही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मुकद्दर में मुमकिन ना हो, जो कि आपको ना मिल सकती हो। कैप्रिकॉन वालों की इस, आपका भी कैप्रिकॉन है मुझे लगता है।
बिल्कुल जी। और कैप्रिकॉर्न का मैं स्पेशल ये आपको डे 1 से आइडिया हो चुका है, मैंने बता दिया। इसलिए आपके लिए दोबारा कार्ड सेट की, कार्ड सेट कर दी। कार्ड सेट होने से जिंदगी नहीं सेट हो जाती। होती अगर प्लानिंग अच्छी हो और दुआएं हो तो। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों को? तो कैप्रिकॉर्न वाले, अच्छा जी, इस वीक में खबरें मिलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ये मैसेज है। अच्छा जी, मैसेज किस चीज़ का है? आपको आपकी फैमिली से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका। अच्छा, सेकंड कार्ड में आप डबल माइंडेड हैं, झूलते हुए नजर आ रहे हैं। किस बात से डबल माइंडेड हैं आप? तो डबल माइंडेड की कोई ऐसी बात पता चलेगी, कौन सी बात पता चलेगी? अच्छा जी, आपको अपने घर के मामलात या किसी भी इस तरह की इर्द गिर्द की बातों में टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव रहना है, बहस नहीं करनी। थर्ड कार्ड बहुत अच्छा है, एंड ऑफ द वीक में आप कहीं जा सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे भी जा सकते हैं। जॉब और बिजनेस बेहतरीन है, पैसे आप अखराजात को कंट्रोल करें। मैरिज और रिलेशन में अच्छी एनर्जी है, एजुकेशन के मामलात बेहतरीन हैं, ट्रैवल आप कर सकते हैं, हेल्थ आपकी बेहतरीन, बैलेंस कर रहे हैं आप, खाना पीना पहले से डिस्टर्ब थी अब बेहतर है। और पढ़ने के लिए मोहब्बत तो आपने बताई नहीं, मोहब्बत का कार्ड भी नहीं। मोहब्बत में जो है मैंने कहा है 60-40 है। 60-40 कोई हो तो कोई बात दिल पे नहीं ना लेनी। नहीं, 60 किधर से 40 किधर से? पॉजिटिव है, 40 डाउन। 60-40 होने के लिए होना भी चाहिए। अच्छा जी, मैसेज है लेने की बजाय देने का वक्त है, मून एनर्जी मैसेज दे रही है। सही। अच्छा जी, एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? बेहतरीन वीक है जी, किंग ऑफ पेंटिकल मौजूद हैं एक्वेरियस वाले, बहुत से कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी और कुछ बड़ा करने की कोशिश में है, डिटर्मिनेशन जी और जीनो दो भी चलेंगे, लेकिन आप अपनी बेहतरीन प्लानिंग से अब हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसा कि जॉब और बिजनेस दी सन है, पैसा है, कामयाबी है, इज्जत, शोहरत, एवरीथिंग। और जनाब मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कहीं उदासी है जनाब, अकेलेपन का शिकार हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं। किस बात की उदासी है जनाब? अच्छा, जो आपको पहले मोहब्बतों के सिलसिले थे उसमें कमी आई है ज़रा। अच्छा, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, वॉक ज़रूर करें और पढ़ने के लिए औज़बिल्ला 11 टाइम और मैसेज नताइज पहुँच के अंदर हैं। बिल्कुल जी, जो आप चाहते हैं वो आप। और लास्ट स्पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? स्पाइसेस वाले इस वीक में बेहतरीन एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। ज़्यादा वक्त अपने घर, अपनी फैमिली और अपने बड़ों के साथ गुजारिएगा और ज़िंदगी का पहिया बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और पानी का ही सदका और गिवन एंड टेक चलेगा। अच्छी एनर्जी है, ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा नताइज अच्छे ले सकते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसे, दौलत, इज्जत, वकार और मोहब्बत की बात करें तो अपॉर्चुनिटी, कामयाबी और जो भी आप मोहब्बत का फैसला करेंगे कामयाबियाँ समेटेंगे। एजुकेशन में ख्वाहिशें पूरी होंगी, तलबा तलबात की अच्छी एनर्जी है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी है और हेल्थ भी बड़ी ज़बरदस्त है। और मून एनर्जी का मैसेज है, आ न्यू इज कमिंग, एक नया आगाज़ हो रहा है। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा रोजाना। जबरदस्त, एक नया स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सेगमेंट हमारा जनाब अपने इख्तिताम को पहुंचा है और बड़ी कामयाबी से दाऊद साहब ने बड़े मुख्तसर कलील वक्त में उन्होंने जनाब 12 के 12 सितारों के हाल अहवाल जो है बता दिए हैं आपको। तो जनाब अब आप देखें कि आपने अपना ये हफ्ता किस तरह से गुजारना है, बेहतर प्लानिंग आप इसकी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपकी आमद का। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की। तो इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इतलात ये है कि केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस ने कार्रवाई इंटरपोल की मदद से की है और तीफी भट्ट को जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और तवक्को है कि केस के मरकजी मुलजिम को आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंचा दिया जाए। जी बिल्कुल। और ज़राए के मुताबिक नाजरीन, तीफी भट्ट बालाज कत्ल के फौरी बाद इस्लामाबाद से ग्लासगो रवाना हुआ था और वीज़ा ख़त्म होने पर तीफी भट्ट लंदन का वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए दुबई आया था। और बालाज टीपू कत्ल केस में 3 दिन पहले JIT ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को भी कसूरवार करार दिया था। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या हकीकत है, इस हवाले से लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर रमजान हमारे साथ मौजूद हैं।
वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इतलात ये आ रही हैं कि अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से आपके पास अभी तक क्या इतलात मौसूल हुई? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि 3 रोज कबल जो है तीफी भट्ट को जो है दुबई से गिरफ्तार किया गया है इंटरपोल के जरिए। वहां पर जो खालिद वड़िया है DSP, उन्होंने वहां पर एक दावत से जब वो शरीक हुए उसके बाद निकल रहे थे, यानी कि इसको कहते हैं कि अन्य हाथ बटेरा नहीं, अन्य हाथ मगरमच्छ आ गया और तीफी भट्ट वहां पे गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा, इसमें ये बात है कि बालाज कत्ल केस के जो मरकजी मुल्ज़म है तीफी भट्ट और इसके अलावा जो ख्वाजा तरीफ और गुलशन गोगी भट्ट, उसको पहले ही आपको पता है कसूरवार करार दे दिया गया है और 8 अक्टूबर की उनकी जमानत भी है। अब देखिए जमानत उनकी कैंसिल होती है या नहीं होती। अगर कैंसिल हो जाती तो वहां से ही पकड़े जाएंगे। और दूसरा, उनका वैसे भी 3-4 दिन से मोबाइल ऑफ जा रहा है गोगी भट्ट का। इसका मतलब है कि वो भी गायब हैं जब से ये तीफी भट्ट पकड़ा गया। अब आते हैं तीफी भट्ट की असल कहानी की तरफ। तीफी भट्ट जो है दुबई में एक दावत के दौरान ड्रामाई अंदाज में वो गिरफ्तार हुआ था और महकमा पुलिस के एक एक्स्ट्राडिशन सेल का DSP है जिसका नाम है खालिद वड़िया। वो दुबई में गुजरांवाला के 2 इश्तिहारी थे जो उनकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए वहां पर मौजूद था। और इसी दौरान इश्तिहारी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई पुलिस के साथ खालिद वड़िया ने एक फ्लैट में कार्रवाई भी की और उसके बाद DSP खालिद वड़िया ने तीफी भट्ट को पहचान कर उसकी भी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया और तीफी भट्ट अभी भी दुबई में है। अच्छा, गुज़श्ता रोज वो क्योंकि एक बीमार थे और हॉस्पिटल में भी वहां पर मुंतकिल किया गया, लेकिन गुज़श्ता रात ही डॉक्टर्स ने उनका जो मेडिकल था वो क्लियर कर दिया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि अब कब लाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, वो मैं आपको जरा तफसीली बता दूं क्योंकि कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है कि ये है वो है, लेकिन असल हकायक ये है कि उसको वहां का गोल्डन वीजा मिला हुआ है। उसकी बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा मुख्तसर रोशनी में डाल देता हूँ कि जब दुबई का जो शहरी जिसने 15 से 20 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट किया होता है तो उसको एक गोल्डन वीजा दिया जाता है और उसका ये मतलब है कि ये वहां का शहरी है और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। अब तीफी भट्ट के पास वहां का गोल्डन वीजा भी है और अपने मैं जराए से ये भी बता दूं कि 1 अरब रुपए से ज्यादा वहां पर उसने इन्वेस्ट कर रखी है। अब दुबई जो हुकूमत है उनसे मुज़ाकरात पाकिस्तान हुकूमत के तो चल रहे हैं क्योंकि उनके पहले ही रेड जो नोटिस था वो कैंसिल करवा लिया गया था। एक इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट उनके साथ उनका काफी ज्यादा ताल्लुक था जिसकी वजह से, और हमने एक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया था DI से, उन्होंने कहा था कि नहीं अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आज वो हकीकत में आ गई ये बात सामने के वाकई उनके रेड नोटिस जो है कैंसिल हो चुके थे। अच्छा, दूसरी बात ये चंद रोज में जब तक जो दुबई हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तब तक या उनकी अदालतें उनको रिलीफ दे दें या वुकला ऐसी बहस करे उनको कन्विंस कर बिल्कुल ठीक है। अभी ये भी मराहिल हैं और ये भी देखना है कि क्या उन्हें लाहौर लाया जाता है और क्या ये मुमकिन हो पाता भी है या नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ भी आएंगी। बहुत शुक्रिया रमज़ान बेग, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से। तो जहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म मोकलानी द लास्ट मोहानास ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस फिल्म ने आलमी सतह के जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड जीतकर तारीख रकम की है। ये कहानी है मंचर झील के मोहानों की, एक ऐसी मकामी माहीगीर बरादरी की जो सदियों से झील के किनारे आबाद है, मगर अब इनका तर्ज जिंदगी और सकाफत तेजी से खत्म होती जा रही है। ये दिल को छू लेने वाली दस्तावेजी फिल्म जवाद शरीफ की हिदायतकारी और प्रोडक्शन में बनी है, जबकि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और क्लाइमेट कहानी ने इसकी मुआवनत की है। जी बिल्कुल, फिल्म मोकलानी न सिर्फ बसरी तौर पर खूबसूरत है बल्कि ये एक ऐसी इंसानी और माहौलियाती दास्तान सुनाती है जो हमारे पूरे खित्ते को दरपेश बहरान की निशानदही करती है। जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड की बात करें अगर हम, तो ये अवार्ड दरअसल बैनुल अक़वामी सतह पर कुदरत, माहौलियात और वाइल्ड लाइफ से मुतालिक दस्तावेजी फिल्मों, डिजिटल मीडिया और कहानी सुनाने के दीगर ज़राए में बेहतरीन काम करने वालों को एजाज़ देने वाला आलमी अवार्ड है, जिसे
ऑस्कर ऑफ नेचर फिल्म्स भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल है और बड़े अच्छे अंदाज में से फिल्माया गया है और बड़ी एक शबाना रोज़ मेहनत है इसके पीछे। फिल्म के हिदायतकार जवाद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि वो जो ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं, ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। जवाद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, जितना भी हमने देखा। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ये बताइए, ये अवार्ड आपके लिए, पाकिस्तान के लिए कितना ख़ास है, कितना इम्पोर्टेंट है और आलमी सतह पर इसकी क्या अहमियत है, कितनी पसीराई मिली? सो बेसिकली जब हम जैक्सन वाइल्ड की बात करते हैं तो जैक्सन वाइल्ड नेचर की दुनिया में इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। मतलब ये जो अवार्ड है इसको कहते हैं कि इक्विवेलेंट टू नेचर ऑस्कर्स, यानी कि ये नेचर का ऑस्कर इसको कहा जाता है। इतना ये प्रेस्टिजियस ये अवार्ड है और ये डेफिनेटली एजाज़ की बात जो है वो हमारे लिए तो है ही है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि बिल्कुल पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी फिल्म ने जो है, और स्पेसिफिकली इस तरह के सब्जेक्ट की जो फिल्म है जिसमें जो है वो नेचर की, परिंदों की, माहौल की बात हो रही है, उसने ये अवार्ड जो है वो जीता है। बेहतरीन। और ऐसी कहानियाँ जो कि जनरली जो है पाकिस्तान की ऐसी कहानियाँ जिनको ग्लोबल स्पेस के अंदर जगह नहीं मिलती, तो ये हुआ है कि दिस इज़ वेरी रेयर कि इस तरह की कहानी ने एक ग्लोबल रिकग्निशन लिया और एक ग्लोबल स्पेस के अंदर, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली उसको प्रेजेंट करते हैं तो पूरी दुनिया से लोग हैं जो उसको देखते हैं, उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं और उनको पता चलता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी खूबसूरत झीलें हैं, ऐसी खूबसूरत इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं और ऐसा कल्चर है जो एग्जिस्ट करता है। बहुत ज़बरदस्त, यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है और टेलर से लग रहा है बहुत बेहतरीन आपने काम किया है। इसको बनाने का ख्याल कैसे आया, आइडिया क्या था, स्टार्ट कहाँ से किया फिर आप? बेसिकली अगर मैं मेरा अगर पिछला काम देखें तो उसमें भी जो मेरी कहानियाँ हैं उसमें एक बड़ी चीज़ जो थीम, जो इम्पोर्टेंट थीम है वो एक कल्चरल लॉस का थीम है या कल्चर प्रिजर्वेशन का थीम है कि हम किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप हम किस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो कहानी थी इसका भी जो है वो एक तो पर्पज़ ये था कि जब मैंने देखा, पहली दफ़ा मैं गया उधर मंछर झील पे और मैं ये कश्ती के घरों, ये मोहानस जो हैं वो रहते ही कश्ती के घरों में। तो मैंने जब इनको देखा और मैंने ऑब्ज़र्व किया और जब मुझे इस कहानी का स्केल पता चला कि किस तरह ये हज़ारों में कम्युनिटीज़ थी लेकिन अब कुछ लोग रहते जा रहे हैं और उनकी जो एक पूरी सकाफत है वो मादूम होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो मैंने कोशिश की कि इसको जो है इसको दिस इज़ द टाइम कि अगर इसको अभी प्रिजर्व नहीं किया गया तो फिर इसको हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमें ये कहानियाँ, ये स्टोरीज और अवेयरनेस देना भी था कि इनको प्रिजर्व किया जाए और ये जो मादूम होती है प्रिजर्व करके आपने फिल्म में बंद कर दिया। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू तो एंजॉय कर ही रहा हूँ लेकिन जो पीछे विजुअल्स आ रहे हैं आपकी इस फिल्म के हवाले से वो भी बड़े मजेदार है, मैं उन्हें भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, इस बरादरी का इंतखाब आपने इसलिए किया कि ये मादूम हो रही है, ख़त्म हो रही है, आपका कोई ज़ाती मुशाहिदा या लम्हा ऐसा था जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? मतलब मैं देख रहा हूँ कि परिंदे सर पे बैठे हुए और वो जनाब गाते हुए कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा विजुअल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस कहानी के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं कि जिसने मुझे पर्सनली, मेरे लिए जो है एक बड़े शॉकिंग मोमेंट थे। फॉर एग्जांपल जो मोहानस है उनका परिंदों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और स्पेसिफिकली जब हम पेलिकन की बात करते हैं, पेलिकन जो है वो काफ़ी बड़ा परिंदा होता है। जब आप उसको लाइव देखते हैं तो इट्स लाइक वेरी ह्यूज। तो अब जब मैंने उसको लाइव देखा और उसका जब मैंने कनेक्शन देखा, ताल्लुक देखा इन लोगों के साथ, तो वो बिल्कुल इतना मेस्मराइजिंग था कि मैं उसमें खो गया उस मंजर के अंदर। और मेरे साथ मेरी टीम के जो बाकी लोग भी थे उनके लिए भी बड़ा वो शॉकिंग जो है वो मंजर था और किस तरह उनके बच्चे उन परिंदों के साथ खेलते हैं। एक जगह पे वो बॉल लेके वो परिंदा जो है वो पेलिकन जो है वो वापस बाल को फेंक रहा है। अच्छा, तो वो एक बड़े खूबसूरत जो है वो मंजर थे। एक तो ये था, फिर दूसरा ये जो झील है मंछर झील, इट्स अबाउट 250 स्क्वायर किलोमीटर है इसका रकबा और इन्फिनिट विजुअल्स हैं। जो सनसेट है उसमें डलता हुआ डूबता हुआ सूरज और उभरता हुआ सूरज इतना खूबसूरत उसमें दिखता है और फिर ये लोग और इनकी सकाफत, तो उसकी तो खूबसूरती को मेरा ख्याल है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इवन ये विजुअल्स भी किसी हद तक उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं यकीनन, लेकिन विजुअल्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये बनाने में कितना वक्त लगा?
कितना टफ था इसको वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, दरिया को फिल्म में बंद करना। क्योंकि मैंने तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की जुबान से एक दफ़ा ये जुमला सुना था कि हमें एक अच्छा शॉट लेने के लिए 3-4 दिन भी वेट करना पड़ता है एक सिंगल शॉट के लिए। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, वीडियो की नहीं। सो देखें 3-4 दिन तो फिर मुझे लगता है कम है। इस कहानी में तो कुछ ऐसे शॉट्स थे जिसके लिए हमें जो है वो बाज़ औक़ात हफ्तों इंतज़ार करना होता था। और वो इंतज़ार किस तरह से था कि देखें परिंदों के आने का, स्पेसिफिकली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उसका एक ख़ास वक्त होता है कि सनराइज़ से पहले हमें वहाँ पे होना है। तो हम जो है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल रात को 2 बजे अगर हम निकले हैं तो हमने 3-3:30 बजे हमने पहुँच के अपने कैमरा सेटअप करने होते थे कि यार ये विजुअल है, ये फ्रेम है और इसमें परिंदे आएंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कोई एक परिंदा भी नहीं आता था, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा खूबसूरत आपको शॉट मिल जाता था। तो ये बड़ी कैमरा शाय होंगे थोड़े तो ये बड़ी जो है ना वो उसकी लक की जो है वो बात होती है। और वाइल्ड लाइफ को फिल्म करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। और वो भी कश्तियों पे, कश्तियों में, झील के अंदर। बाज़ औक़ात 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे नेचर पे डिपेंड कर रहा है। नेचर पे डिपेंड कर रहा है। मैं एक दफ़ा अपना वो ड्रोन फ्लाई कर रहा था तो वो चूँकि कश्ती अपनी लोकेशन चेंज करती है तो वो ओरिजिन पॉइंट चेंज हुआ तो मैं उसकी बैटरी ख़त्म होगी तो मैं उसको वो क्रैश कर गया वो। इसी तरह 2-3 दफ़ा हमारे कैमरास भी पानी के अंदर गए। तो चैलेंजेस तो इसके अंदर बहुत सारे थे, लेकिन मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो मेरे साथ जो टीम थी, जो लोग थे और फिर ये जो कम्युनिटी थी जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो उनको क्रेडिट जाता है। मेरे साथ मेरी को प्रोड्यूसर हैं सईदा कशमाला हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सिनेमेटोग्राफर जो फिल्म कर रहे थे आसिफ अली थे, मुश्ताक मुशी थे, जैन अदरीस थे इसके साथ। और फिर हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेज कर रही थी सुनीला खान है। तो ये सब लोगों ने मिल के फिर जब पोस्ट प्रोडक्शन की बात आती है कि एडिटिंग करना, इतना ज़्यादा कंटेंट, तकरीबन 700 घंटे का कंटेंट था हमारे पास। तो 700 घंटे में से जस्ट समझ नहीं आती किसे निकालें, किसे आपने 1 घंटा 1.25 घंटा निकालना तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो उसमें वो मारिया जावेद ने काफ़ी ज़्यादा उसको जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर सपोर्ट किया। तो ये पूरी टीम को जवाब साहब ये बताएं कि हम आपको कितने किरदारों में देख रहे होते हैं? मतलब आप एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं जो हमें नहीं पता? अच्छा, और ये गुफ्तगू कर रहे हैं नहीं। सो बेसिकली देखें, मुझे ये लगता है कि एक अच्छा जो हदायतकार है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसको जो है वो कहानी का नैरेटिव बनाना, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से लेके उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी एडिटिंग, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन और मौसीकी, इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये इम्तजाज है ना, सारी आर्ट फॉर्म्स को आप मिलाते हैं तो एक फिल्म बनती है। तो उसको इसका पता होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासकर जब हम इंडिपेंडेंट फिल्म की बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करते हैं तो। अच्छा, तो जवाद ये जो कम्युनिटी है इसका आपने कहा कि बड़ा इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, ताउन किया। आपने नहीं कन्विंस किस तरह से किया कि आपने कैमरे के सामने बात करनी है? ये कितना चैलेंज था, कितने वो शायद थे, मकामी लोगों का कितना ताउन रहा है, कितनी आसानी से वो मान गए आपको? आई थिंक कि ये बड़ा चैलेंज होता है। और जो मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें भी फॉर एग्जांपल इंडस ब्लूज़ के अंदर वो एक मौसीकी के जो साज जो ख़त्म हो रहे हैं, जो कल्चर ख़त्म हो रहा है उसकी फिल्म है, उसमें हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया। तो अब जब इस तरह की हम प्रोजेक्ट्स करते हैं जहाँ पे इस तरह की कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप कैमरा उठाते हैं, जाते हैं, हाँ जी दसो, ठीक है ना। इट्स लाइक, आई मीन, जब मैं कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को 4 साल 5 साल लगे हैं तो उसकी कई वजह है। एक हफ्ता से आप शुरू करते हैं 1 साल तक, तो आपको सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने में जो है वो लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी जगह की, किसी इंसान की, किसी माहौल की कहानी, उसकी रूह को कैप्चर करना है तो उसके लिए वक्त चाहिए। हमें लास्टली ये बताएं कि हम समेत हमारे जो देखने वाले हैं वो अगर मूवी इसको देखना चाहते हैं, आपका सवाल भी इसमें शामिल कर लेते हैं, तो कहाँ पर? यूट्यूब पर ये अवेलेबल है? नहीं, सो बेसिकली जो है ये फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई, इसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है। लेकिन हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं, आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री सिनेमा पे रिलीज़ नहीं हुई। तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से इसको सिनेमा में रिलीज़ कर सकें और अर्लियर 2026 तक हमारा प्लान है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी फिल्म्स हैं, इंडस ब्लूज़ है, नतारी है,
वो हमारा जो जवाद शरीफ फिल्म्स का यूट्यूब है उस पे देखी जा सकती है। ज़बरदस्त, यानी कि हम ये फिल्म सिनेमाज में भी देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपके वक्त का बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। अवार्ड जीत कर तो और हमारा सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया, और इस तरह का टैलेंट जी ज़रूर प्रमोट होना चाहिए। और ये फिल्म मैंने तो अब डेफिनेटली देखनी है, जिस तरह से हमने देख लिया, ये बहुत अच्छे खूबसूरत बना। वैसे भी सिनेमा में कोई अच्छी मूवी बड़ी देर से देखने को नहीं मिल रही, तो डॉक्यूमेंट्री देखें क्यों ना, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए जी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे, दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। देखते रहिए सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।